हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स प्ले विथ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर, जो कि आपके क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में इस चैप्टर को हम डिवाइड कर देंगे ताकि हमें ईजिली ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होती क्या है। तो आपके एनसीईआरटी लिखती है ऑल कार्बन containing all carbon containing compounds all carbon containing compounds found in living organisms। ठीक है, लिविंग टिश्यू भी बोल सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल लो। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। ठीक है, लेट्स से अभी मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन भी आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन। राइटिंग को थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है। तो जितनी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? उनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ आ गई। ये आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फाउंड इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बच्चे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब ज़रा आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स में आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि अगर आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सपोज आपके पास कोई लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें तो ये क्या होता है? आपके सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होता है? आपके सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब ये सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जरा ध्यान से देखिए। ये जो सेम एलिमेंट्स है बच्चे, वो आपके कार्बन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं। ठीक है, आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर। ये आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं जिससे कि आपके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हुए हैं? मिलकर बने हुए हैं, है ना। इनसे आपकी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर बने हुए हैं, पर इनकी जो अबंडेंस है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, वो दोनों में क्या होगी? वेरी होगी। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी बोलती है कि आप क्या करो, एक लिविंग टिश्यू ले लो। क्या ले लो आप? लिविंग टिश्यू ले लो और आप क्या करो? अर्थ क्रस्ट ले लो। क्या ले लो? अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट। और आप इनको एक्समाइंड करो, एनालिसिस करो, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एलिमेंट से ये मिलकर बना हुआ आपका लिविंग टिश्यू, वही एलिमेंट से आपकी अर्थ क्रस्ट भी बनी हुई है ना। उसी से क्या हुआ? आपका अर्थ क्रस्ट भी बनी हुई है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो लिविंग टिश्यू है और जो अर्थ क्रस्ट है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, वो आपकी सेम एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो अभी तक बच्चे हमने क्या डिस्कस करा? सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि क्या है बायोमोलिक्यूल्स। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके एक लिविंग टिश्यू में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। दूसरी चीज़, अगर लिविंग थिंग्स की बात करें और नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें बच्चे, तो वो आपके क्या होता है? सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? कार्बन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बोलती है एनसीईआरटी आपकी कि लिविंग टिश्यू आप एग्जामाइन करो और अर्थ क्रस्ट एग्जामाइन करो, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ये दोनों चीज़ें हैं बच्चे, वो आपके सेम एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हम एनसीईआरटी पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर। जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, बायोमोलिक्यूल्स आपका एक सेकंड बच्चा। ठीक है, there is a wide diversity in living organism in our biosphere. Now a question that arises in our mind is, are all living organism made up of same chemicals? तो भाई सही बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपकी सेम केमिकल्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चे, वो आपके सेम केमिकल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, यू हैव लर्नड इन अ केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म। ठीक है, इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, अगर हम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एनालिसिस किस पे कर लें? प्लांट टिश्यू पे कर लें, या फिर आप एनिमल टिश्यू भी ले सकते हो, या फिर कोई माइक्रोबियल पेस्ट भी ले सकते हो। वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, तो जब हम इन पे क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसके अंदर क्या है? आपके कौन कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन हो सकता है, ठीक है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और सेवरल अदर एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर हम क्या करें किसी लिविंग टिश्यू पे, प्लांट टिश्यू हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया, या फिर माइक्रोबियल पेस्ट, इस पे एनालिसिस करें,
तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन द पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आप सेम परफॉर्म, ठीक है, सेम एनालिसिस किस पे परफॉर्म करो, अर्थ के क्रस्ट पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि अर्थ क्रस्ट क्या आपका एक नॉन लिविंग मैटर है ना, उसका एग्जांपल हुआ। तो आपको सिमिलर लिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट, अब जो आपको एक लिविंग से मिला और एक नॉन लिविंग मैटर से मिला, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, जरा उसको देखिए। इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट, तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, जो सैंपल आपके नॉन लिविंग थिंग्स में है, अर्थ के क्रस्ट में है, वही आपके लिविंग टिश्यू में भी क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। हाउएवर अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब क्या बोल रहा है कि आपका जो रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट, ठीक है, आपकी कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो अबंडेंस है वो दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है बच्चे, ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो आपके मैंने क्या बोला, जरा देखिएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो रिलेटिव अबंडेंस है बच्चे, वो किस में ज़्यादा है, आपके लिविंग टिश्यू में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, लिविंग टिश्यू में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपका अर्थ क्रस्ट, है ना। ये चीज़ें मैंने बोली है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे क्योंकि आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, तो हमें अब क्या करना है, एक केमिकल एनालिसिस करना है, जरा देखेंगे, ठीक है। तो हमें केमिकल एनालिसिस करना है, उसके लिए मैं इस पेज को क्या करती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ पेज को, ठीक, ओके। तो हमें क्या करना है, केमिकल एनालिसिस करना है, तो हेडिंग डाल लेते हैं केमिकल एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड बच्चे, तो आपको क्या करना है बच्चे, कोई भी, ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी टिश्यू ले लेनी है, आप एक वेजिटेबल लीफ ले सकते हो, ठीक है, वेजिटेबल लीफ ले सकते हो, है ना, या लीवर का पीस ले सकते हो, पीस ऑफ लीवर ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो, ठीक है, ये ले सकते हो, कोई वेजिटेबल का पीस ले लो, ठीक है, आप वेजिटेबल ले लो, ठीक है, वेजिटेबल पीस ले लो या फिर लीफ ले लो, लीवर पीस ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। एक सेकंड बच्चे, केमिकल एनालिसिस में क्या करना है आपको, कोई भी वेजिटेबल पीस ले लो आप, ठीक है, वेजिटेबल पीस ले लो या फिर आप पीस ऑफ लीवर ले लो, लीवर पीस, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, लीवर पीस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, इसमें क्या जोड़ देना है आपको, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, आपको इसमें क्या जोड़ देना है, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CCl3 COOH, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, एक मॉर्टर लेना और एक पेसल लेना है, क्या लेना है आपको, मॉर्टर एंड पेसल, तो मैं लिख देती हूँ, आपको क्या लेना है, मॉर्टर एंड पेसल ले लो आप, और इनको क्या करो, अच्छे से ग्राइंड कर दो, ग्राइंड इट, ओके। अब आपको क्या मिलेगा, एक थिक स्लरी मिलेगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा बच्चे, एक थिक स्लरी मिल जाएगा, है ना। अब ये थिक स्लरी को क्या करो बच्चे, आप चीज़ क्लॉथ, ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है आपकी चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन, कॉटन से क्या करो आप, इसको स्ट्रेन कर लो, ठीक है, अब इसको क्या करो, स्ट्रेन कर लो, तो आपको दो पार्ट मिलेगा बच्चे, एक तो आपको मिलेगा रिटेंटेट और एक मिलेगा आपको फिल्ट्रेट, एक तो जो छन जाएगा वो हो गया फिल्ट्रेट, जो नहीं छनेगा वो रिटेंटेट, क्योंकि वो रिटेन रह गया है, ठीक है। तो आपको दो पोर्शन मिलेगा, एक है आपका रिटेंटेट और एक आपको मिलेगा फिल्ट्रेट, ओके। तो आप देखेंगे कि रिटेंटेट के अंदर आपके, इसको हम दूसरा नाम भी रखते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पुल, एसिड इनसॉल्युबल पुल, इसका नाम क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पुल। दूसरी चीज़ फिल्ट्रेट में क्या है, इसको बोलेंगे हम एसिड सॉल्युबल पुल, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पुल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पुल।
ठीक है। अब एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर आपको 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड्स, क्या हो जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स हो गया आपका और आपका हो गया प्रोटीन, साथ में क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और आपका क्या हो जाएगा लिपिड्स। अब जरा लिपिड्स के बारे में ध्यान से सुनेंगे बच्चे कि लिपिड्स की बात ये आपका कहाँ मिलेगा, आपके रिटर्न टेट में एसिड इनसॉल्युबल पूल में, ठीक है। वहाँ पे क्या मिलेगा आपको लिपिड्स भी मिलेगा। तो अभी हम लिपिड्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। उससे पहले हम रिटेंटेट की बात करें। जो रिटेंटेट में रह गया, जो नहीं छना, उसको हम बोलते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जिसका वेट क्या होता है आपके 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। इसका जो वेट होता है बच्चे आपका 1000 डाल्टन से क्या होता है ज़्यादा होता है, और ये अप टू 10,000, ठीक है, अप टू 10,000 तक भी या उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अप टू 10,000 या उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर आपका जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में जो मिलता है बच्चे वो क्या होता है आपके यहाँ जो मिलता है उसको हम बोलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है बच्चे, ठीक है, इनका जो वेट है वो आपका 1000 डाल्टन से कम होता है। जनरली एनसीईआरटी आपकी रेंज लिखती है 18 to 800 डाल्टन, ठीक है, क्या लिखती है 18 to 800 डाल्टन, उसको हम क्या बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब लिपिड्स की थोड़ी सी बात करते हैं बच्चे कि ये जो लिपिड्स है ये क्या है आपका बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये आपका क्या है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये क्या आपका बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। बट अगर आप देखोगे तो ये कहाँ रह गया है रिटर्न टेट के अंदर, यानी एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि लिपिड्स जब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है तो वो रिटर्न टेट में कैसे रह गया, ठीक है। तो लिपिड्स क्या करते हैं बच्चे, ये लिपिड्स क्या करते हैं आपके वेसिकल्स बना देते हैं, क्या करते हैं आपके वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये जो वेसिकल्स होते हैं वो आपके रिटर्न टेट में क्या रह जाते हैं वेसिकल्स बनाने से इनका वेट क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वेसिकल्स क्या होते हैं आपके रिटर्न टेट में रह जाते हैं। तो ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की में आ जाता है, बट ये एक्चुअली में क्या है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है ना, ठीक है, आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हो जाए, ठीक है। जरा आगे सुनिएगा बच्चे, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं आपके क्या होते हैं पॉलीमर हैं। पॉलीमर क्या होता है जब छोटे छोटे यूनिट से कोई चीज़ बनती है, मोनोमर से मिलकर बनती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड किसका है, तो पॉलीसेकेराइड आपका किससे मिलकर रखता है आपके मोनोसेकेराइड से, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलकर बना है आपके अल्फा अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आपके किससे, न्यूक्लिक एसिड आपके कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका डीएनए, एक हो जाएगा आपका आरएनए, है ना, तो एक डीएनए हो जाएगा आपका, एक आरएनए हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। जबकि आपका लिपिड्स क्या आपका लिपिड्स आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, पर वो आपको कहाँ मिल जाता है रिटर्न टेट में, क्योंकि आपके लिपिड जो है वो वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक की बात कर ली थी, अब हमें क्या करना है हाउ टू एनालाइज, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। आओ से देखते हैं। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके इनऑर्गेनिक थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सॉरी आपके जो लिविंग है बच्चे, मतलब हम लिविंग टिश्यू के अंदर आपके क्या होते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें भी मिलती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलती हैं और इनऑर्गेनिक चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम देखते हैं कि किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है, ठीक है। तो हम जो लिविंग है हमारे अंदर इनऑर्गेनिक चीज़ें भी पड़ी हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, ठीक है, ओके। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर। तो हम कैसे पता करेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। तो इसका आंसर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा।
वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, आप कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, ठीक है। आप कोई वेजिटेबल या फिर पीस ऑफ लीवर का पीस ले लो, ठीक है। अब उसको क्या करना है, आपको ग्राइंड करना है किसके अंदर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर। फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, Cl3COOH, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजिंग अ मोटर एंड पेस्टर, आपको क्या करना है, मोटर एंड पेस्टल के हेल्प से इसको क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, हमें क्या मिल जाएगा, एक थिक स्लरी मिल जाएगा। इफ़ वी वर टू स्टेन दिस थ्रू अ चीज़, अब आपको क्या करना है, इसको स्ट्रेन कर लेना है चीज़ क्लॉथ से या फिर कॉटन से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन, हमें 2 फ्रैक्शंस मिलेंगे। एक को क्या बोलेंगे हम, फिल्ट्रेट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा टेक्निकली आप बोल सकते हो तो एसिड सॉल्युबल पूल, जो कि फिल्टर हो गया तो फिल्ट्रेट है, और क्योंकि एसिड में फिल्टर हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल। जबकि जो सेकंड है उसको क्या बोलेंगे, रिटर्नटेट या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल। साइंटिस्ट को क्या हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके एसिड सॉल्युबल पूल में क्या हो चुके हैं, अब तक मिल चुके हैं। जबकि एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपके क्या थे, 4 ही चीज़ें थे, ठीक है। आपके एसिड इनसॉल्युबल में क्या थे, 4 चीज़ें, कौन कौन सी, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी, हम इस टेबल पर भी आते हैं बच्चे, हमको ये टेबल भी याद करना है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ याद कराना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ओके, इन हायर क्लासेस, अब जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू, तो आप एक लिविंग टिश्यू सैंपल को कैसे एनालाइज कर सकते हो, तब आप सीखोगे। एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बोला है जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप सीखोगे कि कैसे एक लिविंग टिश्यू को हम एनालाइज करते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। इट विल सफिस टू से हियर दैट वन एक्सट्रैक्ट कंपाउंड्स, आपको क्या करना है, उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करना है। देन सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक, अब जो आपने एक्सट्रैक्ट करा उसमें बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स लगानी है। टिल वन हैज सेपरेटेड अ कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड, जब तक आप क्या करते हो उसको अदर कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेते, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट एंड प्योरीफाइज अ कंपाउंड, आपको क्या करना है, एक कंपाउंड को आइसोलेट करना, उसको क्या करना है, प्योरीफाई करना है। एनालिटिकली टेक्निक्स, तो हम जब एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करेंगे व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड, जब हम क्या करते हैं एनालिटिक टेक्निक्स को कंपाउंड पे अप्लाई करते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है, किसका, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, उसके प्रोबेबल स्ट्रक्चर, उस कंपाउंड का जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर है उसका क्या होता है, हमें एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। ऑल द कार्बन, अब इंपॉर्टेंट है ध्यान से, all the carbon compound that we get from living, sorry क्या है देखिए, all carbon compound that we get, यार all the carbon compound that we get from living tissue can be called as, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। however living organism have also got inorganic, तो हम क्या, सिर्फ मैंने बोला जो लिविंग थिंग्स है वो आपके ऑर्गेनिक चीज़ों से भी बने हैं और इनऑर्गेनिक चीज़ों से बने हैं, तो बोला कि हमारे अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड भी हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या है, आपके अदर भी चीज़ें तो हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी तो हैं, एलिमेंट्स भी तो हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा डिफरेंट बट एक डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू लेना है, आप कोई लीफ ले सकते हो या फिर लीवर का पीस ले सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप नॉर्मली जब लोगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, वेट, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वाटर है। अब आपको क्या करना है, उसको सुखवा देना है, मतलब सूखा कर देना है, ड्राइट। अब जो वाटर एवोपरेट हो जाएगा उस लीफ से या फिर पीस ऑफ लीवर से, जब वाटर एवोपरेट हो जाए तो जो रिमेनिंग मटेरियल बचे होगा बच्चे, वो आपका क्या हो जाएगा, ड्राई वेट, ठीक है। अब क्या है कि नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्nt, अब आप क्या करो, उस टिश्यू को जला दो, ठीक है। ऑल द कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं यानी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो आपकी क्या हो जाएंगी, ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, किसमें, गैसियस फॉर्म में। आपका कार्बन CO2 के फॉर्म में उड़ जाएगा, वाटर वेपर्स के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, आपका ऑर्गेनिक चीज़ें उड़ जाएंगे। अब क्या बचा है, ठीक है, एंड आर रिमूव, ये सब रिमूव हो गए। व्हाट इज रिमेनिंग, जो बचा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, राख, ऐश, ठीक है। ऐश मतलब राख, आप किस चीज़ को जलाते हो तो क्या आपको राख बचती है, तो वो ऐश होगा। दिस आगे बात करते हैं, दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, अब ये जो ऐश है उसके अंदर आपकी इनऑर्गेनिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या आपका इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये तो एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। हमारे अंदर एलिमेंट्स भी हैं और कंपाउंड्स भी हैं। तो बोल रहा है कि जब आप ऐश को देखोगे तो उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम एलिमेंट भी प्रेजेंट है, लेकिन कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि आपके सल्फेट एंड फॉस्फेट, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो आपकी एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन यानी फिल्ट्रेट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही है ना। आपको क्या करना है, एक
लिविंग टिश्यू ले लेनी है, आप लीफ ले सकते हो या फिर पीस ऑफ लीवर, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से सुखवा देना है, तो उसको बोलेंगे ड्राई वेट। अब उसको क्या करना है, पूरी तरीके से जला देना है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो उड़ जाएंगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के फॉर्म में। अब जो बच्चा है उसको हम ऐश बोल रहे हैं, उसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे जैसे कि सल्फेट फॉस्फेट। अब ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में, ठीक है। देयरफॉर elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compounds gives an idea of the kind of, ठीक है, organic and inorganic constituents, ठीक है, present in living tissues. फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम एक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है। एक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है, कीटोन है या फिर ऑर्गेनिक आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। बट एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या करना है, क्लासीफाई कर देना होता है उनको अमीनो एसिड्स में, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, आपको अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस एंड फैटी एसिड, इनमें क्या करना है, क्लासीफाई कर देना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं टेबल पे, टेबल को जरा याद करेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर हम एंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि सोडियम, ठीक है, तो हमारे अंदर कौन कौन सी इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर जो जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं क्या है, अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। तो एक लिविंग टिश्यू के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो क्या याद करने का तरीका क्या है, क्या आप नमक खाते हो, हाँ तो आप NaCl खाते ही हो, ठीक है। आपको याद रखना है कि आप नमक खाते हो तो हमारे अंदर नमक होगा, ठीक है। तो आपका पहले तो यहाँ से हो गया NaCl होगा, कंपाउंड्स आपके NaCl होगा, ठीक है। अब NaCl में क्या आपके Na पड़ा है Na+, ठीक है। तो आपको पता होगा एनर्जी के लिए हमारे क्या चलता है, सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। तो Na+ और K+ ये भी होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या खाते हैं, नमक खाते हैं, तो हमारे अंदर NaCl होगा ही होगा कंपाउंड्स, और हमारे अंदर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, ये चलता है। तो आपका Na+ भी होगा और K+ भी होगा, है ना, और NaCl। यहाँ तक याद हो गया। दूसरी चीज़ क्या, हमारी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी हुई हैं, हाँ हमारी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी है तो कैल्शियम तो होगा ही, ठीक है। और कैल्शियम है तो साथ में आपके मैग्नीशियम होगा। पानी तो हमारी बॉडी मिलकर बनी रहती है, ठीक है। 70 to 90% आपकी बॉडी वाटर से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, तो वाटर्स भी होंगे, ठीक है। और क्या होगा, हमने देखा आप ये सल्फेट थे, फॉस्फेट था, ये हो गया। और आपको एक चीज़ याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। जरा ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से हम याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या है, हम नमक खाते हैं तो NaCl होगा, सोडियम पोटेशियम पंप हमारे अंदर चलता है तो Na+ भी होगा और K+ भी होगा। हमारी हड्डियाँ किससे बनी हुई है, कैल्शियम से, तो K+ आपका Ca+2 भी होगा, ठीक है। आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ साथ, ठीक है। हमारी बॉडी वाटर से भी बनी है तो वाटर भी होगा, साथ में आपके क्या होता है, फॉस्फेट, सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। फॉस्फेट, सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, इनऑर्गेनिक चीज़ें जो हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। आई होप ये चीज़ें याद हो गई हैं, ठीक है। सुनिए ज़रा, हमारे अंदर क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप चलता है तो Na+ होगा, K+ होगा। हड्डियाँ किससे बनी हुई हैं, कैल्शियम से, तो कैल्शियम+2 भी होगा। कैल्शियम है तो साथ में आपकी मैग्नीशियम होगा Mg+2, ठीक है। हमारी बॉडी वाटर से मिलकर बनी हुई है, वाटर है हमारे अंदर, ठीक है, तो वाटर हो गया। नमक हम खाते हैं तो NaCl और साथ में सल्फेट, फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो आप 2-3 बार कोशिश करेंगे और ये याद हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये टेबल, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है और अच्छा खासा आ सकता है। तो ज़रा हम इस क्वेश्चन को ही, इस टेबल को याद कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहली बात करते हैं कि हमने बोला था कि कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो रिलेटिव अबंडेंस है बच्चे, वो आपके लिविंग टिश्यू में ज़्यादा होता है। हमने ये फर्स्ट पेज पे ही बात करी थी, ठीक है। तो कितनी होती है ज़रा देखेंगे, कार्बन को पहले आप देखो, उसके बाद हाइड्रोजन की हम बात करेंगे, लेकिन आपके पीछे समरी में दे रखी है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी दे रखी है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है, 65%। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन 65। और जो अर्थ के क्रस्ट में बात करें तो कितना हो जाएगा, 46.6%, 46.6%। तो हमारे अंदर कितना है आपका, 65%, और नॉल आपके अर्थ क्रस्ट में क्या है, 46.6%। तो सबसे पहले क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका जो रिलेटिव अबंडेंस है वो लिविंग में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ध्यान से सुनेंगे।
एक बार मैं फिर से इरेज करें और ध्यान सुनिए। तो मैंने बोला था जो कार्बन है और हाइड्रोजन है ये एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज बोलती है, और पीछे समरी बोलती है कि ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनका जो रिलेटिव अबंडेंस है बच्चे वो आपके लिविंग टिश्यू में क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो आपका ऑक्सीजन हमारे अंदर कितना है, ऑक्सीजन हमारे अंदर 65% है, और जो नॉन लिविंग यानी अर्थ क्रस्ट है वहाँ पे कितना है 46.6%। तो पहला डेटा याद, 65 हमारे अंदर है, 46.6 आपके नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर है। दूसरा आता है कार्बन, तो हमारे अंदर कार्बन कितना 18.5, कितना हमारे अंदर 18.5, जबकि आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स यानी अर्थ क्रस्ट में कितना है 0.03%, ठीक है 0.03%। तो यही तो याद होता है जनरली, ठीक है, हमारे अंदर का आप याद कर लो, और ये नॉन लिविंग वाला ऑलरेडी याद होता है 0.03, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना हमारे अंदर 65, और अर्थ क्रस्ट में कितना है 46.6। इसके बाद आता है कार्बन हमारे अंदर कितना 18.5, और नॉन लिविंग में कितना है 0.03। अब आता है हाइड्रोजन, तो हमारे अंदर है 0.5, ठीक है, हमारे अंदर कितना है 0.5, और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है 0.14, ठीक है, आपको याद रखना है 0.14, ठीक है। आई होप आपको ये 3 चीज़ें याद हो गई, ठीक है। सबसे पहले हमने किसकी बात की, ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर हाइड्रोजन की, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन कितना है हमारे अंदर 65%, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर 46.6%। और कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन हमारे अंदर कितना है 18.5, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में है 0.03। हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे अंदर कितना है 0.5, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में 0.14 आपका है। तो अभी तक ये चीज़ें याद होगी। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के बारे में आप इतना याद रख सकते हो कि ये जो नाइट्रोजन है वो हमारे अंदर तो है 3.3%, ठीक है 3.3%, बट जो नॉन लिविंग थिंग यानी अर्थ का क्रस्ट है वहाँ पे ये क्या होता है नेग्लिजिबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका नाइट्रोजन के बारे में। दूसरी चीज़ सिलिकॉन हमारे अंदर क्या है निग्लेजिबल फॉर्म में है, जबकि आपके अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा है 27.7%, ठीक है। तो आपके अर्थ क्रस्ट में क्या है ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विच एलिमेंट इज नेग्लेजिबल इन ह्यूमन बॉडी बट फाउंड एज अ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन, मतलब मोस्ट नहीं हो सकता क्योंकि आपका 46 ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कि आपके ह्यूमन बॉडी में तो नेग्लेजिबल है पर आपके जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आपका हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि आपके अर्थ क्रस्ट में नेग्लेजिबल है, तो आपका नाइट्रोजन, ठीक है। और हमारे अंदर कितना 3.3, और जो सिलिकॉन है वो अर्थ क्रस्ट में 27.7 है और हमारे अंदर नेग्लेजिबल है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या की बात की, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को याद कर लिया, उसके बाद सिलिकॉन को याद कर लिया, ठीक है। मैग्नीशियम पे आते हैं, हमारे पास कितने बचे हैं 4 एलिमेंट। तो मैग्नीशियम की अगर बात करें तो हमारे अंदर 0.1% है, और जो अर्थ क्रस्ट है 2.1% है, ठीक है। कैल्शियम को जरा देखना तो हमारे अंदर 1.5% है, हमारे अंदर क्या है 1.5, जबकि आपके अर्थ क्रस्ट में 3.6, ठीक है। हमारे अंदर कितना है 1.5 और अर्थ क्रस्ट में 3.6, ठीक है। सबसे पहले मैग्नीशियम कितना हमारे अंदर 0.1, और अर्थ में कितना आपका 2.1, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में 2.1। कैल्शियम हमारे पास 1.5 और अर्थ क्रस्ट में 3.6, ठीक है। सोडियम पे आना, सोडियम कितना हमारे पास 0.2, कितना है 0.2, और सोडियम आपके अर्थ क्रस्ट में कितना है 2.8, हमारे पास 0.2 है और अर्थ क्रस्ट में 2.8 है। सल्फर आपका जितना कार्बन का है नॉन लिविंग में उतना ही है, ठीक है, और हमारे अंदर कितना है 0.3, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, एक बार फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने बात की मैग्नीशियम की, हमारे अंदर कितना है 0.1%, नॉन लिविंग में कितना है 2.1%, ठीक है। कैल्शियम हमारे अंदर 1.5 और जो आपका अर्थ क्रस्ट है 3.6। सोडियम कितना हमारे अंदर है 0.2 और जो हमारा अर्थ क्रस्ट है 2.18। सल्फर हमारे अंदर कितना 0.3 और आपका जो अर्थ क्रस्ट है 0.03, ठीक है। सोडियम याद रखो 2.1, हमारे अंदर कितना है 0.2% और जो अर्थ क्रस्ट है 2.8%, ठीक है। याद करो, याद करते रहो, ठीक है। सिलिकॉन क्या है आपके अर्थ क्रस्ट में 27.7 है और हमारे अंदर क्या है नेग्लेजिबल, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, ठीक है। हमारे अंदर नेग्लेजिबल है और अर्थ क्रस्ट में 27.7%। मैग्नीशियम हमारे अंदर 0.1% और अर्थ क्रस्ट में 2.1%, ठीक है। कैल्शियम की बात करें तो हमारे अंदर कितना है 1.5, जबकि आपके अर्थ क्रस्ट में कितना है 3.6, ठीक है। सोडियम की बात करें तो हमारे अंदर कितना है 0.2, ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में 2.8। सल्फर की बात करें तो हमारे अंदर 0.3 और जो अर्थ क्रस्ट है 3.003। नाइट्रोजन हमारे अंदर 3.3 और अर्थ क्रस्ट में नेग्लिजिबल। ऑक्सीजन कितना हमारे पास 65%, इसके पास है 46.6%। हमारे अंदर कार्बन कितना है 18.5, अर्थ क्रस्ट में 0.03। हाइड्रोजन हमारे पास 0.5 और अर्थ क्रस्ट में 0.14, ठीक है। आई होप आप तो 3 बार इसको याद करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना।
चलिए, इसके बाद ये वाला तो हमने याद कर लिया ऑलरेडी। जरा मैं देख लेती हूँ कोई और टेबल तो नहीं रह गया है आपको बताने के लिए। ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और कल हम स्टार्ट करेंगे विद द अमीनो एसिड। ठीक है, ओके बच्चे, मैं आपको बोलूँगी कि ये वाला जो टेबल है बच्चे, आप एक बार इसको अच्छे से याद कर लेंगे खुद से भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नीट है, हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच बच्चा।